हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज का दूसरा पाठ ल्यासा की ओर। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ल्यासा की ओर पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। ल्यासा की ओर पाठ में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी तिब्बत यात्रा के अनुभवों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह यात्रा न केवल उनकी घुमक्कड़ी स्वभाव को बताती है बल्कि ज्ञान और संस्कृति की समझ की ओर उनकी जानने की इच्छा का भी परिचय देती है। लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत तिब्बत की राजधानी ल्यासा की ओर की, जो बौद्ध धर्म और तिब्बत संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। ल्यासा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने तिब्बत के भूगोल, वहां की प्राकृतिक सुंदरता और दुर्गम पहाड़ियों का विस्तार से वर्णन किया है। ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और कठोर जलवायु न केवल इसे अद्वितीय बनाती है बल्कि यात्रा को चुनौतीपूर्ण भी बनाती है। इस यात्रा के दौरान लेखक ने तिब्बत के लोगों के जीने के तरीके को करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि तिब्बती लोग साधारण और सादगी भरा जीवन जीते हैं। वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन सत्तू, मांस और थुकिया नामक सूप है। ये लोग कठोर समय में भी मेहनत और धैर्य से अपना जीवन जीते हैं। लेखक ने तिब्बत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक विश्वासों को भी समझने का प्रयास किया। तिब्बती जीवन में धर्म का गहरा प्रभाव है। बौद्ध मठ और वहाँ के लामा इस क्षेत्र के धार्मिक केंद्र हैं। लेखक ने देखा कि तिब्बती लोग अपनी आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्थाओं के प्रति अधिक समर्पित हैं। यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत की ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी, ठंड और दुर्गम रास्तों ने यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद लेखक की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और साहस ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यात्रा के दौरान लेखक ने तिब्बत के कई गांवों का निरीक्षण किया और वहां के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने महसूस किया कि तिब्बत की संस्कृति न केवल अद्वितीय है बल्कि उसकी गहराई और सरलता भी अद्भुत है। ल्यासा पहुंचने पर लेखक ने इसे बौद्ध धर्म और तिब्बत के धार्मिक इतिहास का प्रतीक पाया। यहाँ स्थित पोताला महल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस यात्रा ने लेखक को न केवल तिब्बत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को समझने का अवसर दिया बल्कि उन्हें जीवन के गहरे अर्थों को भी जानने का मौका मिला। यह पाठ यात्रा और घुमक्कड़ी के माध्यम से जीवन को बेहतर समझने का एक अद्भुत उदाहरण है। लेखक ने अपने अनुभवों से यह बताया कि यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मनिरीक्षण यानी अपने आप को जानना, ज्ञान प्राप्ति और संस्कृतियों को समझने का अवसर भी देती है। ल्यासा की ओर पाठ साहस, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा और मानवता के गहरे अर्थों को बताता है और यह प्रेरणा देता है कि चुनौतियों के बावजूद यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये था यहाँ पर ल्यासा की ओर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। और यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, किंतु भद्रवेश होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था, क्योंकि लेखक वहां शाम को पहुंचा था। उस समय वहां के लोग छंग पीकर होश खो देते थे, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती थी और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर।
इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो जानते हैं आप, आपने पाठ में पढ़ा होगा। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था तथा कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। आई बात समझ में? इसके बाद आइए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। और 2 कारण यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। ठीक है। दूसरा कारण लिखेंगे, वे रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ पर आपके लिए चौथा प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि अगर वह वहां जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित 200 पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। ठीक है। दूसरी कठिनाई लिखेंगे, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। ठीक है। चौथा लिखेंगे, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। अगली लिखेंगे, कठिनाई समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। ठीक है। अगला लिखेंगे, तेज धूप में चलना पड़ा था, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। ठीक है। अगली कठिनाई लिखेंगे, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था। ठीक है। और आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो कैसा था बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। ठीक है। अगला लिखेंगे नंबर 2, सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। ठीक है। और चौथी लिखेंगे यहाँ पर, उस समय तिब्बती जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 6ठे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करें। फिर आता है बच्चों 7वां प्रश्न यहाँ पर, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प दे रखे हैं बच्चों। क है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अगला है ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग है बच्चों, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। और फिर घ है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या सही है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू होते हैं आपके लिए रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। और 8वां प्रश्न है यहाँ पर, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले, इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे नंबर 1 लिखेंगे, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है।
अगला लिखेंगे नंबर 3, सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। ठीक है। चौथा लिखेंगे सुमति सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता। ठीक है। अगला लिखेंगे नंबर 5, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। फिर लिखेंगे बच्चों छठा, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है बच्चों, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो आपको यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं बच्चों। उत्तर में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप चाहे तो लिखें और चाहे अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है बच्चों, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो आप अपने शहर के बारे में जानते होंगे, चाहे तो आप ऐसे लिखें और चाहे अपने हिसाब से। उत्तर में लिख सकते हैं, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सुनसान प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती हैं तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। त्रिड़ी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 10वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों 11वां प्रश्न है, आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिखें या अपने हिसाब से। उत्तर में लिख सकते हैं, ग्रीष्म अवकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ देहरादून घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब 24 मई को अपनी गाड़ी में बैठकर प्रातः 4 बजे देहरादून के लिए रवाना हुए। अभी गाड़ी 25-30 किलोमीटर ही चली थी कि अचानक वह घरघराकर रुक गई। गाड़ी खराब हो गई थी। यहाँ आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था। सड़क के दोनों ओर खेत थे। रास्ता सुनसान था। हम सब परेशान हो गए। पिताजी ने उतर कर देखा पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही थी। हमें वहीं खड़े खड़े 3 घंटे बीत गए। उस सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को हमने हाथ देकर रोकने की कोशिश की जिससे कुछ सहायता प्राप्त की जा सके, परंतु सभी लोग जल्दी में थे और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए रुकना नहीं चाहता था। शाम होने जा रही थी। हम लोगों का भूख और गर्मी के कारण बुरा हाल था। मेरी छोटी बहन तो परेशान होकर रोने लगी। माँ ने मुश्किल से उसे चुप कराया। जब कोई हल नहीं सूझा तो मेरे पिताजी ने चाचा जी को फोन किया और वे अपने साथ मैकेनिक को लेकर आए। तब कहीं जाकर गाड़ी ठीक हो सकी। इस बीच मेरठ से खाना खरीदा गया और हम लोग रात में 12:30 बजे देहरादून पहुँच आए। हमारा पूरा दिन बर्बाद हो गया था। अब जब कभी हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं या कहीं घूमने की योजना बनाते हैं, वह समस्याओं से भरा दिन बरबस याद आ जाता है। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से जो भी आपने यात्रा की है आप अपना यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके लिए, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा, उनसे
किन मायनों में अलग है? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। और यहाँ पर आप एक तरफ लिखेंगे पाठों के नाम और एक तरफ लिखेंगे कौन सी विधा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जैसे कि आपका पहला पाठ है दो बैलों की कथा, तो यह है कहानी विधा। ठीक है बच्चों। इसके बाद ल्यासा की ओर जिसे आप पढ़ रहे हैं यह है यात्रा वृत्तांत। आई बात समझ में? इसके बाद आपको एक पाठ मिलेगा उपभोक्तावाद की संस्कृति जो कि एक निबंध है। फिर मिलेगा आपको सांवले सपनों की याद जो कि एक रेखा चित्र है। और इसी प्रकार से प्रेमचंद के फटे जूते आप पढ़ेंगे व्यंग है। ठीक है। और मेरे बचपन के दिन यहाँ पर ये मिलेगा आपको एक संस्मरण। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठों के नाम और विधाएं बता सकते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शुरू होते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्न आपके लिए। और 13वां प्रश्न है किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे कि सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो आप देखें यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीकों में लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य है जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो किस प्रकार से आप अलग तरीके से लिखेंगे? उत्तर में लिख सकते हैं यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं आप कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 14वां प्रश्न है ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंचलिक शब्द। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द जैसे कि आप देख सकते हैं खोटी, राहदारी, कुची कुची, बीटा, थुकिया, गांव गिराव, भरिया, गंडा, कंजूर, चौड़ी। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न है बच्चों पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं जैसे मुखिया, व्यापारिक, बहुत, भद्र, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल। ठीक है। ऐसे शब्द आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।